मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल बैट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा की थी पूरी डिटेल के साथ। आज की हम क्लास में वायरस से होने वाले रोग, विषाणु, जिसको हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, विषाणु से होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे। विषाणु जनित रोग, जिसको अंग्रेजी में वायरस बोलते हैं, मतलब वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं उनके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेंगे यहाँ। तो सबसे पहले पशु माता रिंडरपेस्ट, पशु प्लेग, ये बहुत ही सीवियर रोग है। क्यों सीवियर है, क्यों सीवियर होता था, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जिसका हिंदी में नाम है पशु माता, अंग्रेजी में जिसको रिंडरपेस्ट के नाम से जानते हैं, और हिंदी में एक नाम हो रहा है पशु प्लेग। तो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है, यह एक बहुत ही भयानक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। संक्रामक भी है, बहुत ही सीवियर भी है, और किससे होता है? विषाणु से होता है। यही आपको पेपर में पूछा जाता है कि जो पशु माता या रिंडरपेस्ट है, पशु प्लेग रोग है, किस प्रकार का रोग है। आपको बताना है कि बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है। तो आंसर क्या रहेगा? यह एक विषाणु जनित रोग है। आगे लिखा है, यह पर एक्यूट छूत एपिडेमिक प्रकार का। ये अंग्रेजी के कुछ नाम हैं। पर एक्यूट मीन्स होता है 2 घंटे से 2 दिन के अंदर अंदर यह रोग पूरा संक्रामक हो जाता है, पूरा फैल जाता है। और एपिडेमिक का मतलब होता है एक फिक्स क्षेत्रफल, फिक्स एरिया, क्षेत्र विशेष की बात करें वहाँ पे फैलेगा ये। आगे लिखा है, रिंडरपेस्ट जो वायरस है, सबसे पहले 1902 में निकोली नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने तंबाकू के प्लांट के ऊपर इसकी खोज की थी। उसके बाद में यह लिखा है, यह रोग सभी जुगाली करने वाले, मतलब रूमिनेंट में, पशुओं में होता है, लेकिन गाय भैंस में यह रोग ज़्यादा घातक है। वैसे गाय भैंस भेड़ बकरी सब में होता है, लेकिन सीवियर कंडीशन की बात करें तो गाय भैंस में ज़्यादा होता है। आगे लिखा है, इसके दूसरे नाम है, 3 नाम तो पहले भी आ चुके हैं, जैसे पशु प्लेग, रिंडरपेस्ट, पशु माता, और नाम है कैटल प्लेग, शीतला माता, पोकनी। ये बहुत फेमस नाम है। उसके बाद में लिखा है पशुओं की महामारी। उसके बाद में लिखा है एक वेदन मन रोग। ऐसे कई नाम हैं इसके। तो अभी तक की मैं बात करूं तो रिंडरपेस्ट अंग्रेजी वाला वर्ड है, हिंदी में पशु माता इंपॉर्टेंट है, एक नाम पोकनी इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड में, सभी वायरस में आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड का प्रकार होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो जितने भी वायरस हैं उनमें आरएनए होता है, लेकिन जो फूलगोभी का जो मोजेक टाइप का जो वायरस होता है वो डीएनए में होता है। ये ऐसे नॉलेज के लिखा है, लेकिन आपके पेपर की दृष्टि से बात करें, आपके लेवल की बात करें तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इस रोग के प्रकोप से लाखों पशु प्रतिवर्ष मौत के घाट उतरते थे। ये मैंने यहाँ पे थे वर्ड लिखा थे, मतलब यह रोग अब नहीं होता, यह पहले होता था। लेकिन साइंटिस्टों की मेहनत और जितनी भी गवर्नमेंट आई है हमारे, उन्होंने लगातार इसके ऊपर गंभीरता से काम किया, जिसकी वजह से अब इस रोग का क्या हो गया? उन्मूलन। उन्मूलन मीन्स क्या होता है? अब यह रोग हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। तो इसके ऊपर क्या क्या प्लानिंग चलती थी, मैंने यहाँ लिखा है पशु प्लेग उन्मूलन योजना। कब स्टार्ट हुई? 1954 में। देश आज़ाद होने के बाद में उसी टाइम स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 2011 में अब बंद हो गई, क्योंकि यह रोग अब ख़त्म हो चुका है। अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया वाला ज़रूर आपको याद रखना है कि भारत में आरपी मतलब रिंडरपेस्ट का उन्मूलन कब हुआ? तो 25 मई 2006। अगर वर्ल्ड की बात करें, विश्व की बात करें, तो रिंडरपेस्ट का उन्मूलन कब हुआ? 25 मई 2011, मतलब 5 साल बाद। यह विश्व की दूसरी बीमारी है। ये अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यह एक दूसरी बीमारी है जिसका उन्मूलन हो चुका है। इससे पहले स्मॉल पॉक्स, जिसको हम चेचक के नाम से जानते हैं, का उन्मूलन 1980 में हो चुका है, 8 मई को, जो विश्व की पहली बीमारी थी जिसका उन्मूलन हुई। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि वर्ल्ड में ऐसी कौन सी बीमारी थी सबसे पहले जिसका उन्मूलन हुआ? तो आपको क्या बताना है? स्मॉल पॉक्स मतलब चेचक है। और आपसे पूछे कि दूसरी कौन सी बीमारी जिसका उन्मूलन हो चुका है, तो हमारी जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है रिंडरपेस्ट, पशु माता, पशु प्लेग, कैटल प्लेग, पोकनी, ऐसे काफ़ी नाम है। अगली स्लाइड में मैं चर्चा करूँ तो यह बीमारी किसी भी मौसम में हो सकती है। थोड़ी देर पहले तो हमने बात की थी किस में होती है? जुगाली करने वाले, मतलब रूमिनेंट में, और ज़्यादा किस में? गाय भैंस में। अब यहाँ सीज़न की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है।
लेकिन मुख्यतः यह बीमारी सूखे के मौसम में, अभी तक जितने भी हमने बीमारियां पढ़ी हैं मोस्टली मानसून के बाद में, मतलब सूखे में नहीं होती, लेकिन यहाँ उल्टा है इसमें बिल्कुल। पहली बार ये वर्ड आया, यहाँ पे ध्यान रखना है। सूखे मौसम में होने वाली बीमारी का नाम बताओ तो रिंडरपेस्ट आंसर आएगा। किसी मौसम में वैसे हो सकती है, लेकिन मुख्यतः कब होती है? सूखे मौसम में। एक बार अगर इस रोग से कोई ग्रसित हो जाता है तो लंबे समय तक इसका वायरस शरीर में पड़ा रहता है, वर्षों तक। नेक्स्ट, अब इसकी हम चर्चा करेंगे रोग कारक, मतलब यह किससे रोग फैलता है। तो कौन सा वायरस है? क्षणित वायरस है जिसका नाम है पैरामिक्सो, ये फैमिली है। मोरबिली जिसका जीन्स है। तो इन पेपर में इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। कई बार जीन्स का नाम लिखा होता है, कई बार फैमिली का नाम लिखा होता है। तो पैरामिक्सो फैमिली का मोरबिली जीन्स का वायरस है जिससे यह रोग होता है। एक ये नेगेटिव स्ट्रेन आरएनए वायरस है। ये आपके लेवल की बात नहीं, फिर भी आपको ये नाम तो जरूर याद रखना कि कौन से वायरस से होता है, पैरामिक्सो या मोरबिली वायरस से होता है। यह क्षणित वायरस क्या करता है? एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचकर रोग फैलाता है। शरीर के अंदर यह वायरस काफ़ी समय तक जीवित, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात लिखी थी, रह सकता है, लेकिन शरीर के बाहर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, शरीर के अंदर तो लाखों, हमने पीछे बात की थी, कई वर्षों तक यह रहता है, लेकिन शरीर के बाहर सिर्फ 24 घंटे ही लाइव रहेगा, उसके बाद में एक्सपायर होता है, जीवित नहीं रहता। रोगी के शरीर से निकलने वाले सभी स्रावों में यह वायरस प्रेजेंट मिलता है। ये इसके नॉर्मल कैरेक्टर हैं वायरस के। आगे हम बात करें कि संक्रमण फैलने का तरीका बताओ, माध्यम कौन सा है। तो ये नाम बार बार बैक्टीरिया वाली डिजीज़ में भी आया था, आगे भी आएगा। ये 3 नाम बार बार रिपीट होंगे, दूषित चारा, दाना, पानी। ये 3 वर्ड उपरोक्त सभी जैसे क्वेश्चन आता है कि कोई भी बैक्टीरिया वाला रोग हो चाहे वायरस वाला रोग हो, कैसे फैलते हैं, तो आपको बताना है दूषित चारे से, दूषित दाने से, दूषित पानी से, मतलब चारा, दाना और पानी के संपर्क से यह रोग फैलता है। रोगी पशु के सभी स्रावों में जो भी डिस्चार्ज होते हैं, जैसे गोबर की बात करें तो इसमें वायरस बहुत ज़्यादा मिलता है, जो खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर रोग फैलाता है। तो ये फैलने का माध्यम बताया गया यहाँ पे। अगली हेडिंग है हमारा प्रभावित अंग। ये सब में अलग अलग हमने पीछे लिखते आए हैं कि कौन सा ऑर्गन इस बीमारी से सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो आंसर है इसका आहार नाल। अगर जैसे अलग अलग पूछते हैं कि फेफड़ा है का आहार नाल है, तो आपको आंसर क्या करना है? आहार नाल। इस रोग में रोगी पशु की जो संपूर्ण आहार नाल है, मतलब मुख गुहा से लेकर गुदा तक की बात कर रहे हैं, में छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाती है, घाव हो जाते हैं उसमें। तो ये प्रभावित अंग का जिक्र था। उसके बाद में बात करूं मैं रोग का लक्षण। अगला टाइटल हमारा लक्षण। तो लक्षण में सबसे पहले लिखा तेज़ बुखार। जितने भी हमारे वायरल डिजीज़ हैं सब में क्या होती है? तेज़ बुखार होती है। तो इसमें बुखार भी तेज़ 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाती है। आँखों का अगर हम जिक्र करें तो आँखों से पानी गिरना, आँखों का लाल हो जाना। मुख की बात करें, छाले, अभी मैंने बात की थी, पूरी आहार नाल जो हमारा ट्रैक है, आहार नाल वाला जो रास्ता है, मुख गुहा से लेकर गुदा तक सब में छाले हो जाते हैं। तो मुख में छाले, मुख से पानी गिरना, नाक से पानी बहना, और अंत में क्या लिखा है? आँख, मुंह, नाक से ये जो स्राव हैं गाढ़े होकर बाद में मवाद बना लेते हैं। अगर ठीक नहीं होता तो जैसे नासूर बोलते हैं, अल्सर जो घाव है वो फोड़ा बन के वहाँ पे मवाद हो सकता है। तो ये तो आँख, मुंह और नाक का जिक्र था। अगर गोबर की बात करें तो गोबर कैसा हो जाएगा? सख्त, कठोर। ये करैक्टर भी ऐसे पूछ सकते हैं कई बार, लेकिन आपको नॉर्मली क्या याद रखना है? गोबर सख्त हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, साथ में उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में पानी जैसा पतला खून मिला हुआ दस्त लग जाता है। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में तो क्या है? टाइट है, कॉन्स्टिपेशन की तरह, कब्जी की तरह, लेकिन बाद में पतला होकर दस्त, उसके साथ खून मिला हुआ। इस कारण इस रोग को पोकनी रोग, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत में पशु पिचकारी की तरह तेज़ी से गोबर करता है और क्या? गोबर काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इस रोग का नाम पोकनी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो गोबर है पहले टाइट है, बाद में डाइल्यूट होने के बाद में दस्त के रूप में दूर तक ये जाता है पिचकारी के रूप में, इसलिए इस रोग का नाम पोकनी रोग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोगग्रस्त होने के बाद पशु 4 से 7 दिन में एक्सपायर भी हो जाता है। मतलब बहुत सीवियर बीमारी है, घातक बीमारी है, क्रोनिक नहीं होती, बहुत जल्दी हो जाती है। अगला जो लिख रखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या लिखा है देखो? 100 परीक्षण में बड़ी आंत में
जेब्रा मार्किंग जैसी लाइनें मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बीमारी का पोस्टमार्टम किया जाए, पहले आपको याद हो तो ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसका पोस्टमार्टम नहीं करते? एंथ्रेक्स एक बीमारी थी जिसका पोस्टमार्टम नहीं करते। तो यहाँ अगर सब परीक्षण मतलब पोस्टमार्टम, इस डिजीज़ में अगर जो एनिमल है इस बीमारी से डाइड हो गए, एक्सपायर हो गए, तो उसका हम पीएम करने जाएंगे तो लार्ज जो इंटेस्टाइन है उसकी जो बड़ी आंत है उसमें जेब्रा जैसी मार्किंग नज़र आएगी आपको। यहाँ पे जेब्रा मार्किंग, जैसे जेब्रे के ऊपर लाइनें होती हैं वैसी लाइनें नज़र आएंगी। बहुत ही टिपिकल करैक्टर है। जैसे आगे हम एक एफएमडी बीमारी करेंगे, उसमें हार्ट है लाइक अपीयरेंस हो जाता है, वो उस बीमारी का करैक्टर खास होगा। तो ऐसे ही इस बीमारी के करैक्टर की बात करें तो पीएम की बात करें तो बड़ी आंत में क्या है, जेब्रा मार्किंग जैसी लाइनें नज़र आएंगी। तो ये रोग के करैक्टर थे, लक्षण थे। इसके बाद में बात करें तो ट्रीटमेंट की, उपचार की, इलाज की। तो इलाज में क्या करना है, सल्फाडिमिडिन। आपने पीछे देखा है आहारनाल पूरा ख़राब हो जाता है, आहारनाल में छाले हो जाते हैं, दस्त लग जाता है। तो दस्त के लिए आपको डायरेक्टली ऐसे कोई पूछे कि ड्रग ऑफ चॉइस, मुख्य दवाई बताओ दस्त के लिए, तो आपको आंसर क्या आना चाहिए, सल्फाडिमिडिन। इंजेक्शन यूज़ करते हैं सल्फाडिमिडिन, सल्फा नाम से इंजेक्शन आता है। तो दस्त रोकने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहला ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस बीमारी में, तो पूछे तो आपको बताना है। उसके अलावा यह बीमारी पीछे भी आया था, सल्फा इंजेक्शन जो था दस्त रोकने के लिए तो है ही। वैसे कौन सी बीमारी की ड्रग ऑफ चॉइस आई थी, एचएस हमारी जो बीमारी थी, एचएस बीमारी है, उसमें भी सल्फा ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो दस्त रोकने के लिए दो तरीके से बता रखा है, अंतः सीरा मतलब आईवी, अंतः पेशी मतलब आईएम इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस कितना लगाना है 50 ml, इंट्रामस्कुलर कितना लगाना है 15 ml दस्त रोकने के लिए। आगे लिखा है दस्त में रक्त को रोकने के लिए, यहाँ तो क्या लिखा है दस्त को रोकने के लिए, तो कौन सा इंजेक्शन यूज किया, सल्फाडिमिडिन। अभी क्या कर रहे हैं, दस्त में रक्त को रोकने के लिए इंजेक्शन क्रोम इथामसलेट नाम से आता है, 10 ml यूज़ करना है। सीवियर कंडीशन हो तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और लगाने का रूट केस में इंट्रामस्कुलर आईएम है, मतलब अंतः पेशी है। दर्द को कम करने के लिए मतलब एनाल्जेसिक इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन कौन सा लगाना है, अनालजिन लगाना है, 15 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। इसी तरह एलर्जी कंडीशन, आंत में एलर्जी कंडीशन को रोकने के लिए एविल, ये एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। ये एंटी इन्फ्लामेशन के साथ साथ यहाँ पर हमारा एंटीपायरेटिक के रूप में भी काम में लेते हैं। तो दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक एनालजिन, एलर्जी को रोकने के लिए एविल 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। तो इंजेक्शन यहाँ 4 लिखे हैं, लेकिन मोस्टली आपको ये याद रखना ज़रूरी है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस मतलब मुख्य दवाई कौन सी है इसकी, सल्फाडिमिडिन है। उपचार के बाद में बचाव, नियंत्रण मतलब रोकथाम, कंट्रोल कैसे करेंगे भविष्य में रोग होने। बार बार पीछे आपको याद होगा, तो कभी भी हम बचाव, रोकथाम, नियंत्रण पढ़ते हैं तो दो चीज़ें आती हैं, एक तो साफ सफाई और दूसरा वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तो नियमित आरपी का टीका मतलब रिंडरपेस्ट की जो वैक्सीन होती है वो लगाते हैं। अभी तो नहीं लगती है क्योंकि ये रोग का उन्मूलन हो चुका है, पहले लगती थी। गोट टिश्यू वैक्सीन के नाम से, जीटीवी के नाम से आती है। 1 ml लगाते हैं, सबकट लगाते हैं, मतलब अंतःत्वचीय लगाते हैं, 3 साल में 1 बार लगाई जाती है। बीमार स्वस्थ पशु को, बार बार ये तीनों लाइनें जो आगे आ रही हैं हर बीमारी में हमने लिखी हैं। बीमार को, स्वस्थ को अलग अलग कर देंगे, मृत पशु को गाड़ देंगे, इसका जो स्त्राव उसको जला देंगे, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे। ये तीनों बातें बिल्कुल कॉमन है, सब बीमारियों में ये नोट करनी है आपको। तो ऐसे उपरोक्त सभी के रूप में क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ बीमार को अलग अलग कर दिया, मर्द को गाड़ दिया, साफ सफाई रखते हैं। तो ये टॉपिक किस में आएंगे, बचाव या रोकथाम में आएंगे। तो ये हमारी पहली बीमारी थी, रिंडरपेस्ट वायरस से होने वाली बीमारी। दूसरी बीमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है खुरपका मुंहपका, फूट एंड माउथ डिजीज़, जिसको शॉर्ट में एफएमडी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी वैक्सीनेशन इसकी चल रही है, थोड़े दिन पहले कंप्लीट हुई है, अभी भी नवंबर में चल रही है। यह एक संक्रामक छूत सब एक्यूट, वहाँ पर एक्यूट था, यहाँ सब एक्यूट है। एपिडेमिक उसमें भी था, इसमें भी है। वायरस से होने वाली बीमारी है। मोस्टली आपको ये याद रखना ज़रूरी है। आपके लेवल की बात करें, एफएमडी किससे होती है, आंसर क्या आएगा, विषाणु जनित रोग। ये याद है तो आपका आधा काम हो गया इसमें। एपिडेमिक एक क्षेत्र विशेष में, सब एक्यूट, अगर कई बार क्या है क्षेत्र विशेष से क्या है पेंडेमिक भी हो जाती है, फैल जाती है ज़्यादा। तो
सब एक्यूट मतलब 3 से 10 दिन के अंदर ये पूरा अपना कवर कर लेगा एरिया को। मैक्सिमम 28 दिन में सारी फैल जाती है। छूत का रोग है, मतलब टच से संक्रमण से फैलता है, संक्रामक रोग है। इसके और नाम लिख रखे हैं, जैसे पीछे लिखे थे उस बीमारी के, एफ्थस फीवर, वेसिकुलर एफ्था, मैलिग्नेंट एफ्था, पक्का खगवा। जब भी ये एफ्था नाम आएगा, एफ्था मीन्स होता है क्षणिक, मतलब बहुत ही जल्दी। एफ्थस नाम आएगा तो एफ्थस आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर भूल भी जाते हो तो ये एफ्था ये नाम आएगा तो मतलब कौन सी बीमारी का जिक्र हो रहा है? एफएमडी का जिक्र हो रहा है। यह भी बहुत ही शीघ्रता से फैलने वाला वायरस जनित रोग है। सभी जुगाली करने वाले, ये दोनों बातें सेम आ रही हैं, पिछली बीमारी की और इस बीमारी की। 2 खुर वाले, ये पेपरों में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पीछे हमने लिखा था जुगाली करने वाले में गाय भैंस में मोस्टली मिलता है, यहाँ जुगाली करने वाले मिलता है गाय भैंस में मिलता है, जिसके क्लेफ्ट मतलब खुरों के बीच में क्या होती है? खांच होती है। जैसे यह बीमारी किस में नहीं होती है ऐसे पूछ ले तो आपको आंसर क्या बताना है? हॉर्स बताना है, क्योंकि हॉर्स में क्लेफ्ट नहीं होती। प्राय यह रोग गाय भैंस भेड़ बकरी में, प्राय का मतलब 99% इन चारों में मिलता है। यह रोग पहले पैरों में बाद में मुंह में होता है, इसलिए इसको एफएमडी के नाम से जानते हैं। पैरों में कैसे होगा? इस रोग में पहले पैरों में छाले होते हैं, क्योंकि जब पशु चरने को जाता है तो छाले फटने से वायरस फैल जाता है, पैदा हो जाता है। जब इन घावों को अपनी जीभ से पशु चाटता है तब क्या मुंह में भी छाले हो जाते हैं। पहले कहाँ छाले थे? पैरों में थे। पैरों में फूट गए, फूटने के बाद में वही घाव क्या हो रहा है? पशु जीभ से चाट रहा है, चाटने से वो क्या है? मुंह में भी छाले हो जाते हैं। इसलिए इस रोग का नाम क्या रख दिया हमने? एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज़ बोलते हैं इसको। आगे रोग कारक का जिक्र करेंगे हम कि ये किससे रोग फैलता है। तो पीछे आपको याद हो तो मोरबिली वायरस लिखा था, यहाँ पे नाम लिखा है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस, ये दूसरा नाम आपको याद रखना। पहले एफएमडी का याद किया था कि ये वायरस जनित रोग है। कौन से वायरस से होती है? पिकोरना वायरस से होती है। इस रोग में इस वायरस की 7, ये अगला क्वेश्चन है, जहाँ मैं ये स्टार लगा रहा हूँ वही पेपरों में बार क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन इस स्लाइड में क्या बनेगा? कौन सा वायरस है? पिकोरना। सेकंड, इस बीमारी की कितनी प्रजातियां? उत्तर आएगा 7। थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? AOC, एशिया फर्स्ट, सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये 7 प्रकार के स्ट्रेन है इस बीमारी के। तो जो पहले वाले जो 4 स्ट्रेन है AOC, एशिया 1, ये तो कहाँ पे है? इंडिया में। ये बाकी क्या है? इंडिया में नहीं मिलते। ये चारों स्ट्रेन इंडिया में मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पिकोरना वायरस। सेकंड क्वेश्चन है कितने स्ट्रेन है? 7 है। इंडिया में कौन से स्ट्रेन मिलते हैं? आंसर आएगा AOC, एशिया फर्स्ट। तो ये तीनों लाइनों में 3 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे जिक्र करें संक्रमण फैलने का माध्यम, वही नाम दोबारा से आ गया, दूषित चारा पानी। दूषित चारा दाना पानी से के सेवन से, दूषित मिट्टी से भी हो सकता है, रोगी पशु के स्त्राव के संपर्क से हो सकता है, हवा के माध्यम से फैलता है, छूत का रोग है ये। तो ये संक्रमण फैलने का माध्यम था। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रभावित अंग, जैसे आपको अभी हमने पढ़ा था रिंडरपेस्ट बीमारी में प्रभावित अंग क्या था? आहार नाल, आहार नाल में छाले। यहाँ अगर हम बात करें प्रभावित अंग क्या है? मुंह है, होंठ के बीच में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या हो जाते हैं? छाले। मतलब कंडीशन दोनों में लगभग सेम है, वहाँ पे भी छाले, यहाँ पे भी छाले। मुख गुहा में वहाँ से स्टार्ट थे, मुख गुहा में यहाँ से इसमें भी स्टार्ट है। खुरों के बीच में, वहाँ खुरों का कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ आहार नाल का कनेक्शन था। यहाँ खुरों के बीच में जो झिल्ली होती है उसमें छाले होकर फूटने से घाव बन जाते हैं, जिसमें मक्खियाँ बैठेंगी तो संक्रमण हो जाने से कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब वहाँ पे मैगट कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे रोग और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। तो ये प्रभावित अंग की बात करें तो हमारा था मुख था, होठ था, हमारा यहाँ पे क्या है? खुर है। ये मैंने जो सर्किल किया है ये प्रभावित अंग का जिक्र हो गया। लक्षणों का जिक्र करें, अगला हमारा टाइटल है रोग के लक्षण। अभी जो पिछली बीमारी थी उसकी अगर हम तुलना करें, वहाँ पे भी तेज़ बुखार था, 104 से 107 लिखा था हमने। इसमें भी 105-6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाती है। हृदय पर फफोले, ये सबसे इसका टिपिकल कैरेक्टर है। जब भी PM करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, वहाँ पे हमने लिखा था शव का परीक्षण करते हैं तो क्या था वहाँ पे? बड़ी आंत में जेब्रा मार्किंग लाइक स्ट्रक्चर लाइनें बनती हैं। यहाँ पे हृदय पर फफोले नज़र आते हैं, जिसको टिग्रोइड हार्ट के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगली बात करें तो मुंह में छाले होने से लगातार लार का गिरना, ये करैक्टर है, पता लग जाता है। चिपचिपाहट की धमनी,
इसके बाद में खुरों के बीच में छाले होने से पशु लंगड़ा कर चलता है। ये सेकंड कैरेक्टर अपने आप हो जाते हैं। जैसे मुंह में छाले हुए तो लार गिरेगी, अपने आप हो गया नेचुरली, यही चिपचिपाहट की आवाज़ आएगी। खुरों में छाले हुए हैं तो पशु क्या होगा, लंगड़ा कर चलता है। पशु जुगाली व चरना बंद कर देता है। एक्सपायर तो इसमें नहीं होता इस बीमारी में, लेकिन दुधारू जो पशु होते हैं उसमें दूध उत्पादन क्या होता है, अचानक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अचानक कम क्यों हो गया, क्योंकि पशु ने जुगाली करना चरना एकदम से क्या कर दिया है, कम कर दिया, इसलिए क्या हो गया है, अचानक दूध की उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये इसके मेन कैरेक्टर हैं इसके। आगे अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, उपचार की, वैसे जो हमारा वायरल डिजीज़ होती है उसका कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर देते हैं, लेकिन ऐसे टिपिकल ट्रीटमेंट नहीं होता। आपसे कोई पूछ सकता है कि कोई भी वायरल डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट बताओ, तो आपको बताना कि वायरल डिजीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। सपोर्ट ही हम कर सकते हैं कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे मुँह में छाले हो गए तो आप लाल दवा से क्या या फिटकड़ी से साफ कर सकते हो। एक भाग उसके ऊपर सुहागा लगा सकते हो, बोरिक एसिड लगा सकते हो। ये बोरेक्स होता है, ये इसमें क्या होता है, बोरोन होता है, इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है। सुहागा में 3 चीज़ें होती हैं। ये हमारा देसी नाम है, देसी प्रोडक्ट है ये, जिसमें वैसे केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन होता है, बोरोन होता है, इसमें सोडियम होता है। बोरिक एसिड के साथ मिलाकर ग्लिसरीन, शहद लगा सकते हो, सीरा भी लगा सकते हो। 2-3 दिन तक लेप करते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, वहाँ का जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो क्या स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी। खाने पीने का भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पे सॉफ्ट खाना देना होता है हमें, दलिया वगैरह दे सकते हो। हार्ड ऑब्जेक्ट वाला है जैसे तुड़ी है, कड़वी है, वो उसको नहीं देते। पैरों में छाले हैं तो उसमें कॉपर सल्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नीला थोथा या लाल दवा से आप 1% सोल्यूशन। कई पेपरों में ये भी पूछ लेते हैं कि कितने % का सोल्यूशन, 1%। यहाँ जो लाल दवा वाला है मैक्सिमम 4% तक ले सकते हो, लेकिन यहाँ जो लाल दवा है पैरों के लिए क्या है, वो 1% के आसपास है। घावों में कीड़े पड़ने पर घावों पर आप तारपीन के तेल का मोम रूप बनाकर उसको लेप कर सकते हो। दर्द को कम करने के लिए वही एनाल्जेसिक लगा सकते हो। घाव में सेकेंडरी इन्फेक्शन बचने से या घावों को सुखाने के लिए क्या करना है, आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा सकते हो। यहाँ एम्पिसिलिन लिखा है, लेकिन आप दूसरा इंजेक्शन भी जैसे पेनिसिलिन भी लगा सकते हो, 3 ग्राम लगा सकते हो, 2.5 ग्राम लगा सकते हो। तो ये नॉर्मल बात है, लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। बचाव, रोकथाम या नियंत्रण, 3 नाम एक साथ हम पढ़ते हैं, बचाव, रोकथाम, नियंत्रण। बार बार मैंने बोला है कि पशु की साफ सफाई और टीकाकरण, 2 नाम बार बार ये बचाव में आएंगे। तो टीकाकरण करना है 2 ml लगाते हैं। वैसे अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है, लेकिन मोस्टली 2 ml यूज़ करते हैं। अंतःपेशी, ये देखो, ये अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, सबसे ज़्यादा FMD वैक्सीन होती है। बाकी वैक्सीन तो मोस्टली हम क्या करते हैं, 99%। अगर सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या आंसर आएगा, सबकट आएगा। अंतः त्वची आता है। लेकिन इस बीमारी का टीकाकरण बहुत ज़्यादा होता है, साल में 2 बार यूज़ करते हैं हम, इसलिए जल्दी लग जाए, सबकट लगाना थोड़ा क्या रहता है, टिपिकल रहता है। इस बीमारी का टीका गवर्नमेंट ने, ऐसी कंपनियों ने क्या जारी कर दिया है, अंतःपेशी मतलब इंट्रा मस्कुलर कर दिया है। तो ये पेपर में आए तो भी आप अंतःपेशी भी कर सकते हो, सबकट आए तो सबकट पहले करना, ध्यान रखना है इस बात का। वर्ष में 2 बार, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कब लगाना है, गर्मी स्टार्ट से पहले, सर्दी स्टार्ट से पहले। वैसे हम होली और दिवाली के आसपास लगाते हैं, मतलब मार्च में लगाते हैं, सितंबर में लगाते हैं, लेकिन जून दिसंबर के महीने में लगा सकते हो। पहला टीका कब लगाना है, 3 माह की उम्र में लगाना है। उसके बाद में वैक्सीनेशन लाइफ टाइम चलता है। बीमार पशुओं को हेल्थी से अलग, ये टॉपिक वो दोबारा से रिपीट हो गया, लेकिन आपको ये बार बार याद रखना था। वायरल डिजीज़ का अगर आपसे डायरेक्ट ऐसे सीधा पूछे, वायरल डिजीज़ होते हैं उसका साल में 2 बार वैक्सीन करना चाहिए, तो बैक्टीरिया वाली डिजीज़ का साल में 1 बार वैक्सीनेशन करना चाहिए। हेल्थी को बीमार से अलग कर देंगे। जो रोगी पशु का जो बिछावन है उसको ख़त्म करना है, जलाना है। रोगग्रस्त जो मर्द पशु है उसको ज़मीन में गाड़ देंगे। और पशु रहने की जो जगह है, पशुशाला जिसको हम बोलते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखना है। ये पॉइंट तो बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो ये हमारी सेकंड बीमारी थी। तो आपके कोर्स के हिसाब से 2 ही मुख्य बीमारियां थी। एक बीमारी का नाम क्या है, रिंडरपेस्ट, दूसरी का नाम क्या है, FMD। मुख्य रूप से वायरस से होने वाली, विषाणु से होने वाली आपके कोर्स के लेवल के हिसाब से 2 बीमारियां थी। लेकिन कुछ नाम और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लेवल की बात करें तो, जिसको हम रेबीज़ बोलेंगे, इडकावा बोलेंगे, लाइसा बोलेंगे, जला टांका बोलेंगे, मैड डॉग पागल कुत्ता, हाइड्रोफोबिया पानी से भय, फोबिया मतलब होता है डर भय, हाइड्रो मीन्स है यहाँ पानी से, मैड मतलब क्या है पागल, डॉग मतलब कुत्ता,
तो ये इसके दूसरे नाम हैं। यहाँ पे एक स्लाइड में मैंने पूरी टिप्पणी कर दी है। आपके लेवल की बात करें तो एक स्लाइड में आप पूरा रेबीज याद कर सकते हो, मुख्य मुख्य चीज़ें लिखी हैं। वायरस का पूछे तो आपको बताना है रेब्डो या लाइसा। साथ में हम कंपैरिजन करें, थोड़ी देर पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, मोरबिली वायरस किस में पढ़ा, रिंडरपेस्ट में। पिकोरना किस में पढ़ा, एफएमडी में। एफएमडी में कौन सा वायरस, पिकोरना। यहाँ रेबीज की बात करूँ तो क्या बताना आपको, रेब्डो वायरस मतलब लाइसा इसका दूसरा नाम है। करैक्टर की बात करें तो लार का टपकना, ये मुख्य करैक्टर हैं। लार टपकेगी रेबीज में, रंभाएगा पशु, बोलना शुरू हो जाएगा, बार बार बूंद बूंद करके क्या करेगा, पेशाब करेगा। इसके बाद में बात करें तो आंखें लाल हो जाएंगी, खाना बंद कर देगा, पानी से भय पैदा, यही बात यहाँ दोबारा से आई है। एक जगह रुक नहीं पाता है, भागता है, दौड़ता है, तेज़ बुखार भी आ जाती है इसमें। दूसरे पशुओं को, चाहे वो मनुष्य हो, अखाद्य वस्तुओं को, सबको खाने को, काटने को दौड़ता है। तो ये टिपिकल करैक्टर थे यहाँ पे। खाना पीना बंद, लार टपकना, बोलना, पेशाब करना बार बार, आंखें लाल होना, टेम्परेचर आना और दूसरों को खाने के लिए दौड़ना, ये इसके टिपिकल करैक्टर थे। अगर बात करें तो आगे ये लिखा है ये जेनेटिक रोग है, मतलब यह रोग पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशु में हो सकता है, जिसमें 1-2 दिन में पशु सुस्त, फिर बाद में क्या होता है, फ्यूरियस होता है, जानलेवा हो जाता है, वो खाने को दौड़ता है। 1-2 दिन तक तो वो शांत रहता है। आगे लिखा है होने के बाद इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अगर ये बीमारी हो गई तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन रेबीज़ हुए जानवर के बाद पोस्ट वाइट टीकाकरण, जिसको हम ARV, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है ARV, एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगाते हैं। आपके पेपर में ये पूछ सकता है कि कब कब लगाने चाहिए। 0, 3, 7, 14, 28, 90 में दिन करवानी चाहिए। 0 डेज मतलब पहला दिन जिसमें स्टार्ट करे, उसके बाद में तीसरा दिन, उसके बाद में 7वां दिन। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। माना कि जैसे 1 तारीख को किसी को पागल कुत्ते ने पशु को काट लिया, तो उस पशु को आप जैसे 1 तारीख को टीका लगा दिया, फिर 3 तारीख को लगाएं, फिर 7 तारीख को लगाएं, फिर 14 तारीख को लगाएं, फिर 28 तारीख को लगाएं। मतलब पहले दिन में ही आपको ये काउंटिंग करनी है, न कि ये नहीं कि तीसरे दिन के बाद में 7 दिन ऐड करना हो। पहले दिन से काउंटिंग स्टार्ट रखनी है इसमें। खास बात लास्ट में लिखी, घाव को कभी बांधे नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। घाव को कभी भी आपको क्या करना है, इसमें बैंडेज पट्टी नहीं करनी है। घाव हमेशा, रेबीज़ वाला जो घाव हमेशा खुला रहना चाहिए, नहीं तो वायरस आगे फैल जाएगा। आप घाव को साबुन या सरफ के से साफ कर सकते हो, बांधना नहीं है, बिल्कुल बार बार ध्यान रखना है। तो ये रेबीज़ था हमारा। इसके बाद में बात करें बोवाइन एपिमिरल फीवर, BEF बोलते हैं इसको शॉर्ट में। बोवाइन एपिमिरल फीवर, 3 डेज सिकनेस, 3 दिन तक अडैया बुखार, अडैया मतलब डाई, लाइया मारना, ये इसके 4 नाम होंगे टोटल। बोवाइन एपिमिरल फीवर, 3 डेज सिकनेस, अडैया बुखार या लाइया मारना, ये हमारी चौथी बीमारी है। इसमें जो वायरस आया है, देखो क्या नाम लिखा है, रेब्डो वायरस। किस में था, थोड़ी देर पहले रेबीज़ में था, रेब्डो या लाइसा वायरस। मुख्य रूप से गाय भैंस में, वह रोग किसी में भी हो सकता है। यह गाय भैंस में दूसरे दिन से लंगड़ाना, किसी एक पैर से प्रतीत होता है, ये खास बात है। चारों पैरों में दिक्कत आई है, इसका मतलब वो FMD भी हो सकती है। लेकिन इस बीमारी में कोई एक पैर में ऐसे दर्द फील करता है पशु। अचानक से तेज़ बुखार भी आ जाएगी इसमें, आंखों से पानी बहना, नाक से स्राव, कंपना, ये करैक्टर तो नॉर्मल है। जबड़े व जोड़ों के चारों तरफ सूजन आ जाती है, ये करैक्टर इसका थोड़ा बढ़िया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये करैक्टर है। 3 दिन के बाद में तो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है अपने आप है, लेकिन सेकंड दिन में क्या होता है, किसी एक पैर में सूजन आती है। तो इसके मेन करैक्टर थे। इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी PPR। PPR का पूरा नाम है पेस्टिडिस पेटिट्स रूमिनेंट। इसको शूडो PPRP के नाम से भी जानते हैं, बकरियों का प्लेग के नाम से जानते हैं, काटा रोग भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शूडो का मतलब होता है आवासी। रिंडरपेस्ट पीछे बीमारी आई थी, याद हो तो उसका जो वायरस था उसका नाम क्या था, यही सेम था, पैरामिक्सो मोरबिली वायरस था। तो इसके बेस पर PPR का वायरस याद कर सकते हो। जो वायरस रिंडरपेस्ट का था वही वायरस PPR का है, पेस्टिडिस पेटिट्स रूमिनेंट। वो बीमारी का दूसरा नाम था कैटल का प्लेग। इस बीमारी का नाम है बकरियों का प्लेग। ध्यान रखना, वो गाय भैंस की मुख्य बीमारी है, ये भेड़ बकरियों की मुख्य बीमारी है। इसको काटा भी कहते हैं। यह घातक संक्रामक बीमारी है जो छोटे रोमांथियों में, वो क्या थी, बड़े रोमांथियों में, ये छोटे रोमांथियों में होती है। मुख्यतः ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली सेम है। ये PPR का घनिष्ठ संबंध किससे, RP के साथ है, इसलिए इसको सूडो RP कहते हैं। सूडो मतलब आवासी, मतलब उस जैसे करैक्टर होते हैं इसमें। अचानक से इसमें क्या होता है, तनावग्रस्त हो जाता है पशु, तेज़ बुखार आते हैं, सेम सिम्टम है, आँख नाक से स्राव आता है, मुख में घाव हो जाते हैं,
जैसे वो आहनाल में छाले थे, वैसे ही सांस में तकलीफ़, खांसी, बदबूदार दस्त और अंत में डेथ भी हो जाती है। सर्दी के मौसम में व बरसात के मौसम में यह बीमारी ज़्यादा, वो आपको याद हो तो सूखे में ज़्यादा हो रही थी वो। इसका टीकाकरण 3 महीने की उम्र के बाद स्टार्ट करते हैं और इसके बाद में प्रत्येक 3 साल में एक बार रिपीट करते हैं। तो ये भी इसको ठीक से याद रखना है। शॉर्ट स्वीट में एक पेज में मैंने मुख्य मुख्य चीज़ें बताई। एक तो वायरस याद करना है, उसके बाद में आरपी के साथ संबंध है इसलिए इसको स्यूडो आरपी कहते हैं। छोटे रोमांथियों में होती है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वैक्सीन कब है, जनवरी फरवरी और बरसात के मौसम में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। टीकाकरण कब, 3 महीने की उम्र में स्टार्ट करते हैं, 3 साल में एक बार करते हैं। तो ये मुख्य मुख्य इसकी बातें थी। इसके बाद में एक डिजीज़ और है जिसका नाम है पॉक्स या सी पॉक्स या गोट पॉक्स, अलग अलग एनिमल के हिसाब से। जैसे भेड़ की बात करें तो सी पॉक्स, गोट की बात करें तो गोट पॉक्स, हॉर्स की बात करें तो हॉर्स पॉक्स। स्मॉल पॉक्स किस में बोलते हैं, ह्यूमन में बोलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आरपी में चर्चा की थी। जैसे पहली बीमारी का नाम बताओ जिसका उन्मूलन हो चुका है, तो ये पहली बीमारी है स्मॉल पॉक्स, जिसमें ह्यूमन में स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, जिसका उन्मूलन हो चुका है। दूसरी बीमारी कौन सी हमारी, रिंडरपेस्ट, जिसका उन्मूलन हो चुका है। चेचक इसका हिंदी में नाम है, काउ पॉक्स, इसको आर्थोपॉक्स भी बोलते हैं। तो ये इसके दूसरे नाम है। जब भी पॉक्स मीन्स क्या है, चेचक है। मुख्यतः छोटे रोमांथियों में, तो पिछली बीमारी की तुलना करें, पीपीआर भी छोटे रोमांथियों में होती है, ये भी छोटे रोमांथियों में होती है। भेड़ बकरी में वो ज़्यादा, ये भी भेड़ बकरी में ज़्यादा होती है। यह भी एक संक्रामक वायरस जनित रोग है जो सी पॉक्स, गोट पॉक्स वायरस के कारण फैलता है। बुखार होता है इसमें, नोड्यूल मतलब प्यूपिल्स बन जाते हैं, पुटिकाएँ बन जाती हैं, फिर घाव हो जाते हैं। घाव फटने, घाव पकने पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चेचक का खास करैक्टर है, घाव पकने के बाद में झड़ जाते हैं लेकिन वहाँ पे दाग रह जाता है, निशान रह जाता है। आंतरिक घाव खासकर फेफड़ों पे बनते हैं, लंग्स के ऊपर लीजन आते हैं इसके। मुंह, नाक, थन, पिछली टांगों के बीच में छाले हो जाते हैं। इसमें कई बार दस्त व गर्भपात, अबॉर्शन तक भी हो जाता है। संक्रमित पशु के लार, नाक, दूध, मूत्र, मल, ऊन, त्वचा व बालों से संक्रमण फैलता है। मतलब कोई भी पार्ट से संक्रमण फैल सकता है। देखो, लार, नाक, दूध, मूत्र, मल, ऊन, त्वचा और बालों से संक्रमण होता है। इसका टीकाकरण 3 माह की उम्र में सेम है पिछली तरह। इसके बाद में साल में एक बार, लेकिन पीपीआर तो 3 साल में एक बार है, लेकिन ये साल में एक बार नियमित रूप से दिसंबर के मंथ में लगाते हैं। तो इस तरीके से ये शॉर्ट कुछ बीमारियां थी। मुख्य बीमारी 2 थी हमारी, एक तो आरपी थी, उसके बाद में एफएमडी थी। उसके बाद में शॉर्ट में हमने रेबीज़ पढ़ा, उसके बाद में पॉक्स पढ़ा, उसके बाद में पीपीआर पढ़ा। 3 ये अदर बीमारियाँ थी। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे हमने आज वायरस डिजीज़ पूरा पढ़ा है, पिछली में हमने बैक्टीरिया डिजीज़ पढ़ी थी। यूट्यूब हमारे चैनल के ऊपर मैं यूट्यूब में जो कम्युनिटी ऑप्शन होता है उस पर मैं डेली क्वेश्चन डाल रहा हूँ, साथ साथ आप वो क्वेश्चन करके देखें। उसमें कुछ समझने में आपको दिक्कत हुई तो आप मुझसे संपर्क करें। थैंक यू।